तो अब हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक करता है, ठीक है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में है उसको बाहर निकालता है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमारे बॉडी में? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, और ऑक्सीजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। द लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेशन सिस्टम विच कैरी आउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एज वी ब्रीद। तो इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो मेन जो हमारा ऑर्गन है वो है लंग्स। लंग्स से जो है वो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, वो लंग्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके से पूरा है, ठीक है। तो ये हमारा लंग्स है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे साइनस इस जगह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टॉन्सिल, फिर फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, एसोफेगस, ये लैरिंग्स, ट्रैकिया, और ये लेफ्ट ब्रोंकस, ये रिब्स, फिर राइट ब्रोंकस, राइट लंग। आगे हमारे पास है डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। फिर यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे क्या होता है, म्यूकस, सिलिया और सेल्स। और ये जो ब्रोंकी है, ठीक है, वो बाद में ब्रोंक्यूल्स में, फिर वो एल्वियोलस में, ठीक है। और उसके जो चारों साइड क्या होता है, पल्मनरी वेन होता है, और फिर जाके वो कैपिलरीज में ब्रांच आउट होता है, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देयर फंक्शन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है अलग अलग करके वो देखते हैं। तो पहला है नसल कैविटी। एयर इंटर्स थ्रू द नसल कैविटी इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बाहर से जो हमारे इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से जो एयर इंटर करता है वो नसल कैविटी के थ्रू ही इंटर करता है, ठीक है। द हेयर्स डेट लाइन द इनसाइड वॉल कॉल्ड सिलिया आर पार्ट ऑफ एयर क्लींजिंग सिस्टम। और तो हमारा नसल कैविटी में क्या होता है, हेयर होता है जो कि क्लीनिंग जिसको उस वॉल पे होता है, ठीक है, इसको हम लोग सिलिया कहते हैं, और वही एयर को प्योरीफाई करता है। आफ्टर एंटरिंग द नसल कैविटी एयर पासेस द साइनस। जब नसल कैविटीज़ को पास करता है एयर, उसके बाद वो साइनस के थ्रू क्रॉस करता है। अब ये साइनस क्या होता है? द साइनस आर होलो स्पेस इन द स्कल। तो साइनस क्या है? एक होलो स्पेस है मतलब स्कल में। दे हेल्प टू रेगुलेट द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर वी ब्रीद इन। तो जो भी एयर हम ब्रीद इन करते हैं, मीन्स जो भी ऑक्सीजन हम लोग इंटेक करते हैं, उसका टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी को रेगुलेट कौन करेगा? साइनस। नेक्स्ट हमारे पास है फेरिंग्स। द नसल चैम्बर्स ओपन इनटू द फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज़ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो नसल कैविटी जो है फूड, वो हमारे बॉडी के अंदर फेरिंग्स में जाके ओपन होता है, और फेरिंग्स वो पोर्शन है जहाँ पे फूड और एयर जो है दोनों साथ साथ पास करते हैं, ठीक है। Epiglottis is a flap of tissue that guards the entrance to the trachea. It closes when anything is swallowed that should go into the esophagus and stomach. तो उसी फेरिंग्स के पास क्या होता है? एपिग्लोटिस होता है, ठीक है। एपिग्लोटिस एक टिश्यू है जो कि एक तरीके से गार्ड सेल की तरह काम करता है। अगर जब कभी भी फूड आ रहा होता है तो वो टिश्यू जो है वो ट्रैकिया का जो वॉल है, ठीक है, ट्रैकिया का जो ओपनिंग है उसको बंद कर देगा, जो भी फूड अगर स्टोमक या फिर एसोफेगस के थ्रू पास होने वाला होगा, ठीक है। The pharynx, that is throat, collect incoming air from the nasal chamber and passes it to the trachea through the larynx region. तो pharynx जो है वो क्या करता है, जितना भी एयर हम एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे नसल कैविटी से एब्जॉर्ब करते हैं, उसको नसल चैम्बर में ले आके फिर उसको ट्रैकिया के थ्रू लैरिंग्स में भेजता है। लैरिंग्स को, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, कंटेंस वोकल कोर्ड्स, उसमें वोकल कोर्ड्स होता है। इट क्रिएट्स वॉइस साउंड व्हेन मूविंग एयर इज ब्रीदर इन एंड आउट। तो जब भी ये जो लैरिंग्स है, ठीक है, लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। जब भी हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम जो साउंड रिलीज होता है ना, वो लैरिंग्स के थ्रू ही होता है। आगे हमारे पास है ट्रैकिया। द ट्रैकिया दैट इज़ विंड पाइप इज़ द पैसेज लीडिंग फ्रॉम फेरिंग्स टू द लंग्स। तो ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया एक विंड पाइप है जो कि हमारे फेरिंग्स को लंग्स से कनेक्ट करता है। इट डिवाइड्स इंटू 2 ट्यूब्स नोन एज द ब्रोंकियल ट्यूब्स। ट्रैकिया जो है वो फर्दर 2 ट्यूब में डिवाइड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकियल ट्यूब्स। अब देख लेते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स क्या होते हैं। द ब्रोंकियल ट्यूब्स कैरी एयर इनटू ईच लंग एंड ईच इंडिविजुअल ट्यूब इज कॉल्ड ब्रोंकस। तो ब्रोंकियल ट्यूब जो है वो एयर को कैरी करता है राइट लंग और लेफ्ट लंग में, ठीक है। और जो कि एक दोनों के लिए अलग अलग ट्यूब्स होते हैं, उसको हम लोग ब्रोंकस कहते हैं। द ट्यूब्स आर लाइंड विथ टाइनी हेयर्स कॉल्ड सिलिया दैट मूव बैक एंड फोर्थ कैरिंग म्यूकस अप एंड आउट। तो इसके जो ट्यूब हैं, जो भी म्यूकस ट्यूब हैं, ठीक है, इसको हम लोग ब्रोंकस कहते हैं। उसमें क्या होता है? टाइनी हेयर्स होता है, जिसको हम लोग सिलिया कहते हैं। वो उसका जो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे इस तरीके से मूवमेंट होता है ताकि जो म्यूकस है वो उसका अप एंड डाउन हो सके। Mucus is a sticky fluid that collects dust, germ and other matter that has invaded the lungs and is what we expel when we sneeze
एंड कव। तो म्यूकस क्या है? म्यूकस एक स्टिकी फ्लूइड है, मतलब एक चिपचिपा कह सकते हैं फ्लूइड टाइप का है ना, जो कि डस्ट या फिर जर्म्स को कलेक्ट करता है। फिर वो कोई मैटर जो कि लंग्स में ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो सब कुछ क्या होता है, वो वहीं पे कलेक्ट हो जाता है, वहीं पे फिल्टर हो जाता है, ठीक है। द ब्रोंकियल ट्यूब स्प्लिट अप अगेन इनटू स्मॉलर एयर पैसेज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स इन द लंग्स। तो जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं वो फर्दर बाद में स्प्लिट हो जाते हैं स्मॉल एयर पैसेज में, उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। दिस ब्रोंक्यूल्स लीड टू टाइनी बलून लाइक एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोली। फिर ये ब्रोंक्यूल्स जो है वो फर्दर डिवाइड होता है किसमें? एल्वियोली में, ठीक है। ईच पर्सन हैज़ हंड्रेड ऑफ एंड मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन देयर लंग्स। तो हर किसी पर्सन के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोली होते हैं उनके लंग में, ठीक है। अब ये एल्वियोलाई क्या होता है? द एयर दैट वी ब्रीथ रीच एल्वियोलाई थ्रू ब्रोंक्यूल्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। तो जो भी एयर हम ब्रीद इन करते हैं, जो भी एयर हम इनहेल करते हैं, वो हमारे एल्वियोली में पहुंचता है ब्रोंक्यूल्स के थ्रू, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स में ही ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। द एल्वियोलर वॉल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टिश्यूज कॉल्ड एपिथेलियल सेल्स। तो जो हमारा जो एल्वियोली है, ठीक है, उसका जो वॉल होता है, आउटर वॉल जो होता है वो काफ़ी थिन होता है और एक सिंगल लेयर टिश्यू का बना होता है, जिसको हम लोग एपिथेलियल सेल कहते हैं। टाइनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड पल्मनरी कैपिलरीज। उसमें जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पल्मनरी कैपिलरीज। With each inhalation, air fills a large portion of alveoli in a process called diffusion. Oxygen moves from the alveoli to the blood through the capillaries. तो जब जैसे हम एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, तो एयर जो है वो एल्वियोली में फिल हो जाता है। फिर वो जो है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू एल्वियोली से जो गैस है वो ब्लड में चला जाएगा, ठीक है, कैपिलरीज के थ्रू। Likewise, blood rich in carbon dioxide passes into the alveoli to be exhaled by the lungs when we breathe out. और सेम उस तरीके से जो कैपिलरीज जो हैं कनेक्टेड हैं इस एल्वियोली से, ठीक है। तो एल्वियोली जो है वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने में हेल्प करेगा, ठीक है, लंग्स से बाहर। अब हमारे पास आता है डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या है? द डायफ्राम इज़ अ डोम शेप्ड मसल एट द बॉटम ऑफ द लंग्स। तो डायफ्राम क्या है? एक डोम शेप्ड मसल है जो कि हमारे लंग्स के बिल्कुल बॉटम में होता है। It controls breathing and separates the chest cavity from the abdominal aerobic cavity, ठीक है। तो ये जो डायफ्राम है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी को हमारे चेस्ट कैविटी से अलग करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन डायफ्राम पुल्स डाउनवर्ड। जब हम इनहेल कर रहे होते हैं एयर को, ठीक है, तो हमारा डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर चला जाता है और ताकि जो ज़्यादा स्पेस को क्रिएट कर पाए और हमारा जो लंग है वो पूरा एयर से फिल हो सके, ठीक है। और फिर ये एक्सपेंड करता है। ड्यूरिंग एक्सलेशन द डायग्राम रिलैक्सेस अपवर्ड एंड कंप्रेसेस द लंग्स फोर्सिंग एयर आउट। और लेकिन जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रिलैक्स करता है ताकि जो लंग्स हो वो कंप्रेस होके एयर को वहाँ से फोर्स आउट करें, ठीक है। आगे हमारे पास टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन के टाइम में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो किस तरीके से होता है? तो ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है उसको ऑक्सीजन पहुंचाना या फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी आउट करके वापस लंग्स तक लाना, ये पूरा काम किसका होता है? ब्लड का होता है। द हीमोग्लोबिन a specialized protein binds to the oxygen in the lungs so that it can be transported to the rest of the body. तो ब्लड में एक कंपोनेंट होता है इसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन में एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसकी वजह से जो है ये इसका जो बाइंडिंग कैपेसिटी होता है ऑक्सीजन का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से ये जो है ऑक्सीजन को अपने अंदर बाइंड करके अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचा देती है। The oxygenated blood picked by the capillaries in the alveolar walls make it easy to the pulmonary vein which pumps it through the arteries to the rest of the body. तो जो बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कैपिलरीज में है, ठीक है, वो एल्वियोलर वॉल्स के थ्रू जो है वो चला जाएगा किस में? आर्टरीज में, ठीक है। और उस आर्टरीज से अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक। अब हमारे पास है कि द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिफ्यूजन मूव्स आउट ऑफ दिस सेल्स इनटू द कैपिलरीज वेयर मोस्ट ऑफ इट इज डिजॉल्व इन अ प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड जो भी डिफ्यूज़न के प्रोसेस में इवॉल्व होता है, ठीक है, फिर वो बाकी सेल्स से कैपिलरीज में चला जाता है जहाँ पे जितने भी जो भी चीज़ें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा ऑफ द ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है। ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड देन रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू द वेंस। तो वो ब्लड जो कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो ब्लड फिर हार्ट में चला आता है किसके थ्रू? वेंस के थ्रू। फ्रॉम द हार्ट दिस ब्लड इज़ पम्प्ड टू द लंग्स। फिर हार्ट के थ्रू जो ये ब्लड है उसको पंप कर देता है लंग्स में, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो
एल्वियोली के थ्रू बाहर एक्सपेल हो जाता है हमारे बॉडी से, लेकिन जो फिर ब्लड जो है वो फिर ब्लड का मतलब सर्कुलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो इसको पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जब हमारे सेल में फूड का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और ताकि एनर्जी रिलीज हो पाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रिलीज होता है, इसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होता है। अब एक सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एक को हम बोलेंगे एरोबिक, दूसरा क्या होता है एनारोबिक। पहला है एरोबिक, दूसरा एनारोबिक, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कब होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होगा, इट टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा, ठीक है। अब इट रिजल्ट्स इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है वहाँ पे फूड का जो है वो मतलब ग्लूकोज का जो होगा वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स पूरा जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट होगा, CO2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा उस टाइम में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज होगा, मीन्स पूरा जो है वो अच्छे से ब्रेक डाउन उसका नहीं हो पाएगा। एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब एरोबिक ब्रेकडाउन होता है एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, उस टाइम में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, CO2 और वाटर। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उस केस में एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड एंड CO2। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। देर आर 4 स्टेजेस इन कम्प्लीशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जब भी हमारे बॉडी में या फिर जब भी कोई सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है, मतलब रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो मेनली 4 स्टेजेस में होता है, ठीक है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, फिर है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था तो ये बस 2 ही स्टेज में होता है। ये कौन कौन सा, एक तो है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्या, फर्मेंटेशन। इट अकर्स इन मोस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होता है, चाहे प्लांट हो, ऑर्गेनिज्म हो कोई भी, या फिर एनिमल सेल ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन कुछ में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, लाइक बैक्टीरिया, येस्ट, ह्यूमन मसल सेल, है ना, ये सब में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इज़ अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम दैट प्रोवाइड्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में पूरा जो सेंसेशन है वो सही से हो, ठीक है। हम स्टिमुलाई के प्रति हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सब कुछ डिसाइड कैसे होगा, नर्वस सिस्टम से, ठीक है। मीन्स हमारे बॉडी पार्ट्स का जो कंप्लीट कोऑर्डिनेशन है किसी भी चीज़ से वो डिसाइड कौन करेगा, नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी ऑर्गन, नर्व्स एंड स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज द न्यूरॉन्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इसमें होगा ब्रेन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी ऑर्गन, नर्व्स, है ना, न्यूरॉन्स, ये सब जो। अब न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन एक वो कंपोनेंट है या फिर वो सेल है जो कि सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करता है 2 डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। इट इज़ एसेंशियली द बॉडीज इलेक्ट्रिकल वायरिंग। हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यूरॉन जो है, क्योंकि वो सारे ऑर्गन्स को क्या करता है, उसमें इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, उसको लिंक करता है, इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी कह सकते हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द क्रैनियल नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS कहते हैं, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स को PNS कहते हैं, उसका है क्रैनियल नर्वस सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इट इज़ द इंटीग्रेशन एंड कमांड सेंटर ऑफ द बॉडी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी का इंटीग्रेशन और कमांड सेंटर है, ऑफन रिफर्ड टू एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द बॉडी। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो यहीं पे प्रोसेस होती हैं। इट कीप्स कंट्रोल ऑन द होल बॉडी एंड ऑन द नर्वस सिस्टम इटसेल्फ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो पूरे बॉडी पे कंट्रोल रखता है, साथ साथ नर्वस सिस्टम पे भी कंट्रोल रखता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये किसके पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के।
अब नोट में एक पॉइंट है, नर्व्स आर सिलेंड्रिकल बंडल्स ऑफ फाइबर दैट स्टार्ट एट द ब्रेन एंड सेंट्रल कोड एंड ब्रांच आउट टू एवरी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो नर्व्स क्या है? नर्व्स एक सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ फाइबर्स है, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल सेल शेप में फाइबर है जो कि ब्रेन से स्टार्ट होकर पूरा सेंट्रल कोड में फिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। तो अ ब्रेन इज़ एन ऑर्गन दैट सर्व्स एज द सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन को ही कह सकते हैं कि वो मास्टर माइंड है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। मीन्स वो नर्वस सिस्टम का सेंटर है। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द क्रैनियल कैविटी वेयर द बोन्स ऑफ द स्कल सराउंड एंड प्रोटेक्टेड। तो ब्रेन जो होता है, ब्रेन हमारा जो ब्रेन है वो क्रैनियल कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। और वो जो पूरा बोन्स या फिर कह सकते हैं स्कल से पूरा प्रोटेक्टेड होता है हमारा ब्रेन। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन सेक्शंस, द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। हम ब्रेन को भी फर्दर 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ फोर ब्रेन, अनदर इज़ मिड ब्रेन और लास्ट वन इज़ हिंड ब्रेन, ठीक है। तो अब देखते हैं फोर ब्रेन के बारे में। तो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अगर हम फोर ब्रेन में ही देखें तो ये 3 तरीके का होता है। वो कौन कौन सा है? एक तो है सेरेब्रम, फिर थैलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस। आगे में पढ़ना है सेरेब्रम के बारे में। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स विच आर सेपरेटेड बाय अ फिशर। तो सेरेब्रम 2 पार्ट्स में होता है, ठीक है। एक तो उसका राइट हेमिस्फीयर, दूसरा क्या, लेफ्ट हेमिस्फीयर। और एक किससे सेपरेट होता है? ये फिशर से। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, स्पीच एंड सेंसेस एंड इमोशनल रिस्पॉन्स अलॉन्ग विद द इंटरप्रेटिंग टच, हियरिंग एंड विजन। तो अगर हम किसी भी सेंसेशन को फील कर पा रहे हैं, हमारा मेमोरी पावर जो है, इमोशनल रिस्पॉन्स है, ठीक है, या फिर टच के प्रति रिस्पॉन्स है ना, हियरिंग रिस्पॉन्स, विज़न के लिए रिस्पॉन्स, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। इस कह सकते हैं कि मेन फंक्शन जो सारे वो सेरेब्रम ही करता है। अब है थैलेमस। द सेरेब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस विच इज़ अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। सेरेब्रम जो है वो पूरा सराउंडेड होता है किसके थ्रू? थैलेमस के थ्रू, ठीक है। ये थैलेमस जो है वो उसको पूरा रैप अप करके रखता है। और थैलेमस ये जो क्या करता है, एक कोऑर्डिनेटिंग यूनिट है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के बीच में। अब है हाइपोथैलेमस। इट लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस एंड कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस होता है ना, वो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल सेंटर्स होते हैं बॉडी के। लाइक हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, ठीक है। ईटिंग, जब हमें भूख लगेगी, ठीक है, लाइक जाके हमें ड्रिंकिंग, ये सब कुछ जो होगा वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में ही होगा। इट ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स विच सिक्रेट हार्मोन कॉल हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है उसमें बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिड ब्रेन। तो द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस और हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है वो मिड ब्रेन कहाँ पे होता है? थैलेमस या फिर ये हाइपोथैलेमस जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है उसके और हिंड ब्रेन के पोन्स के बीच में, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? ये 2 पार्ट में बना कंसिस्टेड होता है। एक तो है टेक्टम, दूसरा है टैगमेंटम। पढ़ते हैं पहले टेक्टम के बारे में। इट इज़ द डोर्सल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन विच सर्व्स एज द रिले सेंटर फॉर द सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर्स टू द सेरेब्रम। तो टेक्टम जो है ना, एक तरीके से कह सकते हैं ये डोर्सल पार्ट है कहाँ पे? मिड ब्रेन में, जो कि एक तरीके से रिले सेंटर की तरह काम करता है। जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ईयर से सेरेब्रम में पहुँचाना होता है। इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, आई एंड नेक मसल एंड एक्ट्स एज अ चैनल फॉर डिफरेंट न्यूरॉन्स मूविंग इन एंड आउट ऑफ द सेरेब्रम। इसके अलावा हमारे हेड, आई या नेक्स, ये सब का जो मूवमेंट होगा उसके लिए भी अलग अलग न्यूरॉन्स को जो सेरेब्रम तक भेजेगा, ये भी भेजने का काम किसका है? टेक्टम का है। नेक्स्ट है टैगमेंटम। द टैगमेंटम इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द टेक्टम एंड इज़ इन्वॉल्व इन बॉडी मूवमेंट्स। तो टैगमेंटम जो है ये टेक्टम के जस्ट फ्रंट में प्रेजेंट होता है और इसके थ्रू बहुत सारे बॉडी मूवमेंट्स कंट्रोल होते हैं, लाइक स्लिप, अरोसल, अटेंशन, डिफरेंट नेसेसरी रिफ्लेक्सेस, ठीक है। आगे हमारे पास है हिंड ब्रेन। The hindbrain is the lower part of the brain which sits underneath the back end of the cerebrum. It consists of cerebellum, pons and medulla. और हिंड ब्रेन जो है वो हमारे ब्रेन का लोअर पार्ट है, ठीक है, जो कि सेरेब्रम के जस्ट नीचे होता है। और इसमें ये भी हिंड ब्रेन को हम लोग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सेरेबेलम, फिर है पोन्स और मेड्यूला। अब हम पढ़ेंगे सेरेबेलम के बारे में।
The cerebellum receives information from the sensory system, the spinal cord and other parts of the brain and then regulates motor movement. तो cerebellum जो है वो information को गैदर करता है सेंसरी सिस्टम से, स्पाइनल कोड से और भी अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से, ठीक है, और इसके थ्रू जो मोटर मूवमेंट्स है वो कंट्रोल होता है. इट कोऑर्डिनेट्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स सच एज द पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड स्पीच. इसके अलावा ये जो है सेरेबेलम, ये है वो पूरा जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स है हमारे बॉडी में, लाइक बैलेंस हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो गया, स्पीच हो गया, है ना, रिजल्टिंग इन स्मूथ एंड बैलेंस्ड मस्कुलर एक्टिविटी या पोस्चर को कंट्रोल करना, ये सब सारा काम किसका, सेरेबेलम का है. और सेरेबेलम के वैसे ही हम लोग एक पर्टिकुलर फिक्स्ड बैलेंस्ड मस्कुलर एक्टिविटी कर पाते हैं. अब है पोन्स. It consists of fiber tracts that interconnect different regions of the brain which coordinate all of the brain messages. तो पोन्स क्या है, पोन्स एक तरीके से कह सकते हैं ये फाइबर ट्रैक्ट हैं, ठीक है, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन से के साथ, जो अलग अलग ब्रेन मैसेजेस को भेजते हैं, ठीक है, उससे कोऑर्डिनेट करते हैं. अब है मेडुला. द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लोएस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन विच इज़ कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड. तो मेडुला जो है वो, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे ब्रेन के लोएस्ट पोर्शन में होता है और यही कनेक्टेड होता है किससे, स्पाइनल कोड से. इट्स प्राइमरी रोल इज़ टू कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन. मेडुला का मेन फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना है ना, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को कंट्रोल करना. अब है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ, जिसको हम EEG भी कहते हैं, is a test that detects electrical activity in the brain using a small metal disc attached to the scalp. It is done to know the functioning of the brain. तो ब्रेन के लिए टेस्ट होता है, किसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ. ये एक टेस्ट है इसमें कि हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के हेल्प से जो ब्रेन का जो फंक्शनिंग है उसके बारे में पता करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइनल कोड. द स्पाइनल कोड इज़ अ long thin mass of bundled neurons and associated tissues that carries information through the vertebral cavity of the spine, beginning at the medulla oblongata of the brain on its superior and continuing inferiority to the lumbar region of the spine. तो स्पाइनल कोड क्या है, स्पाइनल कोड तो पहले तो एक लॉन्ग थिन मास ऑफ बंडल न्यूरॉन्स है, ठीक है, जो कि डिफरेंट टिश्यूज़ के साथ एसोसिएटेड होता है और ये जो है इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है वर्टिब्रल कैविटी से लेकर के स्पाइन तक, जो कि फिर उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि ब्रेन से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाता है, इसका पूरा ब्रांचेस टिल द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन, ठीक है. अब इट कनेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड इज कंसर्न विथ स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. तो ये जो मतलब ये जो हमारा स्पाइन है, ठीक है, स्पाइनल कोड जो है वो क्या करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट करता है और जितने भी स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो, उसके अलावा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ये सब कुछ कौन रेगुलेट करेगा, ब्रेन ही करता है, मतलब स्पाइनल कोड ही करता है, ठीक है. और हमारे पास ये ब्रेन का पूरा डायग्राम है, तो इसमें देख सकते हैं हम कि ये है हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, ये सेरेब्रम वाला पार्ट है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है सेरेब्रम, उसमें ये आता है थैलेमस जो कि यहाँ पे होता है, उसके बाद है हाइपोथैलेमस, फिर है ब्रेन स्टेम, ठीक है, इसमें कि आता है हमारे पास ये यहाँ पे है मिड ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन का 3 पार्ट है, पोन्स, सेरेबेलम और मेड्यूला, और ये स्पाइनल कोड है, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ जा रहा है. और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स एंड न्यूरल गैंग्लिया. तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको PNS कहते हैं, ये नर्व्स का बना होता है और न्यूरल गैंग्लिया का बना होता है. इट इज़ अ लेटरल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट डेवलप्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये जो है लेटरल पार्ट है किसका, नर्वस सिस्टम का, और जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही पूरा डेवलप होता है. आगे बढ़ते हैं. इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द एक्शंस बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री आर कैरिड आउट थ्रू पेरिफेरल नर्व्स. तो ये जो हमारा जो PNS है, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस के साथ कनेक्ट करता है. इसके अलावा जितनी भी एक्शंस है लाइक वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल होती है. नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क. तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सेस. ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स इन्फॉर्मेशन फ्लोज अलॉन्ग अ पाथवे कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. तो जितने भी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स कहते हैं. जब भी कोई रिफ्लेक्स होता है उस केस में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पाथ के थ्रू कैरी किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क.
द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन that occurs involuntarily, that is without conscious effort or thought, and requires the involvement of a part of the central nervous system is called reflex action. तो वो प्रोसेस जहाँ पे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो जो स्टिमुलेट होता है, ठीक है, इनवॉलेंटरी एक्शंस के लिए, लाइक वो एक्शन जिसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन उसमें कोई ना कोई ऑर्गन ज़रूर इन्वॉल्व होता है, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अ सडन विदड्रॉल ऑफ अ बॉडी पार्ट which comes in contact with objects that are extremely hot, cold, pointed or animals that are scary or poisonous. तो अगर क्या होगा, सडनली मान से अगर हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को अगर हम टच कर लेते हैं तो क्या होगा उसमें, वो हम हाथ फिर चट से हटा लेंगे, ठीक है. तो इसका ये जो मूवमेंट हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन. या फिर कोई स्कैरी एनिमल है, ठीक है, अब उस पर हाथ चला गया तो भी हम इस तुरंत हाथ हटाएंगे, ठीक है. तो ये क्यों होगा, रिफ्लेक्स एक्शन इसको कहते हैं. अब सम एग्जाम्पल्स ऑफ अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस. तो कुछ रिफ्लेक्सेस का एग्जांपल देखें तो विड्रॉल ऑफ हैंड और फुट ऑन बीइंग प्रिक्ड. तो जब हाथ या फिर हम हाथ या पैर हटाते जब हम प्रिकिंग होता है उसमें. स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ बाइल, ब्रीदिंग, क्लोजिंग ऑफ आई ऑन बीइंग अप्रोच्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, फिर वाइडर ओपनिंग ऑफ प्यूपिल इन डिम लाइट एंड कंस्ट्रिक्शन इन स्ट्रॉन्ग लाइट, फिर स्लाइवेशन ऑन टेस्टिंग द फूड. तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल हैं. अब एक क्रैनियल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन का या फिर कह सकते हैं ये पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसका लास्ट पार्ट है. इन क्रैनियल नर्वस सिस्टम, क्रैनियल नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग स्मेल, विजन, हियरिंग एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स. तो क्रैनियल नर्वस सिस्टम में जितने भी क्रैनियल नर्व्स हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं स्मेल के लिए, विज़न के लिए, हियरिंग के लिए, ठीक है, या फिर मसल मूवमेंट के लिए. दिस नर्व्स कनेक्ट द ब्रेन टू द आइज़. ये जो नर्व्स हैं ये ब्रेन को कनेक्ट करते हैं किससे, आई से, माउथ से, ईयर से और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द हेड से. अब आई क्या है, इट इज़ द सेंसरी ऑर्गन फॉर विज़न. तो हम आई है, आई के थ्रू भी हम लोग देख पाते हैं, ठीक है, तो ये विज़न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द एडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज़ नियरली अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर. एक एडल्ट ह्यूमन में जो आई बॉल होता है वो नियरली स्फेरिकल शेप का होता है. द वॉल ऑफ द ह्यूमन आई बेल इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 लेयर्स. तो ह्यूमन आई बेल का जो लेयर होता है वो 3 लेयर में बटा होता है ना, उसका वॉल. कॉर्निया एंड स्क्लेरा मेक्स एक्सटर्नल लेयर वाइल द रेटिना इज़ द इनर मोस्ट लेयर कंटेनिंग 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स. अब जो ये 3 लेयर है, ठीक है, आई बॉल का, उसमें 2 लेयर्स हैं, लाइक कॉर्निया और स्क्लेरा, ठीक है, ये दोनों एक्सटर्नल लेयर बनाते हैं. लेकिन रेटिना जो है वो क्या, इनर मोस्ट लेयर है, जिसमें कि 2 तरीके के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है. फोटो रिसेप्टर का मतलब क्या हुआ कि लाइट के लिए रिस्पॉन्स देने वाले, ठीक है. उस पर कौन कौन से रॉड्स और कॉन्स. तो रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे लाइट विज़न. रॉड्स जो हैं वो डे लाइट विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और कॉन्स जो हैं वो कलर के लिए विज़न है, मतलब कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. द लाइट इंटर्स थ्रू द कॉर्निया, द लेंस एंड द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. तो हमारे आई में जो लाइट इंटर करता है वो कॉर्निया के थ्रू करता है, फिर लेंस में जाता है, फिर रेटिना पे ये इमेज का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ विज़न. द लाइट रिसीव्ड बाय द फोटोरिसेप्टर rods and cones on the retina activate pigments present in the rod and cones which convert it into action potential. तो जो भी फोटो रिसेप्टर्स हैं हमारे आई में, लाइक रॉड और कॉन जो कि रेटिना के अंदर है, वो जो पिगमेंट्स जो प्रेजेंट हैं उसमें रॉड्स में या कॉन्स में, उसको एक्टिवेट करते हैं और फिर जो फर्दर एक्शन है वो उसमें होता है, ठीक है. The action potential travel as nerves impulses through the rod or cone cell and reach the synaptic nerves which transmit it to the bipolar nerve cells, then to the ganglions and then to the optic nerves. तो जो भी पोटेंशियल उसमें जनरेट हुआ है, ठीक है, फिर वो इम्पल्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है रॉड या कॉन सेल के थ्रू सिनेप्टिक नर्व में, जहाँ पे वो बायपोलर नर्व सेल को उसको ट्रांसमिट कर देते हैं. फिर वो जाता है किसमें, गैंग्लियोवंस में, उसके बाद हो जाता है ऑप्टिक नर्व्स में. द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इज प्रोसेस्ड इन द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्टिकल लोब एंड वी आर एबल टू सी द इमेज. जो भी इन्फॉर्मेशन गया है इम्पल्स के फॉर्म में हमारे ब्रेन में, ठीक है, तो वो जाता है ऑप्टिकल लोब के थ्रू, उसी की वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, ठीक है, किसी भी इमेज को हम लोग देख पाते हैं. हमारे पास है ईयर. ईयर क्या होता है, द ईयर्स परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शंस, हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस. तो ईयर का मेनली 2 फंक्शन है, एक तो हियरिंग का और दूसरा है बॉडी बैलेंस को बनाए रखना. एनाटॉमिकली द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शंस कॉल्ड द आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर. तो हम अगर देखें तो मेजरली हम डिवाइड कर सकते हैं ईयर को 3 पार्ट में, एक तो आउटर, दूसरा है मिडल, तीसरा कौन सा, इनर ईयर, ठीक है.
अब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, तो हमारे ये ईयर के थ्रू हियरिंग का जो पूरा प्रोसेस है, पूरा मैकेनिज्म है, वो होता कैसे है। द साउंड वेव रिसीव्ड बाय द एक्सटर्नल ईयर वाइब्रेट द ईयर ड्रम। जो भी साउंड वेव जो है हमारा ईयर जो है एक्सटर्नल ईयर जो है वो रिसीव करते हैं, वो हमारे ईयर ड्रम में पहले तो वाइब्रेशन होगा उसका, ठीक है। द वाइब्रेशन इन द ईयर ड्रम मेम्ब्रेन फर्दर वाइब्रेट्स द चेन ऑफ बोन्स मैलिस इनकस एंड स्टेपिस अटैच टू इट। जो वाइब्रेशन जो हुआ ईयर ड्रम में, ठीक है, ईयर ड्रम मेम्ब्रेन में, वो फर्दर वाइब्रेट करेगा अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉन्स को, लाइक मैलियस है ना, इनकस और स्टेपीज को, जो कि इससे अटैच है। दिस रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड विद इन द इनर ईयर कॉचलिया विच जनरेट एन इम्पल्स इन द सिस्टम ऑफ इनर ईयर। फिर इस मूवमेंट के वैसे वहाँ पे हमारे ईयर में एक फ्लूइड का मूवमेंट होगा, ये हमारे ईयर का जो पार्ट है कॉचलिया के थ्रू, जहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगा जाकर, जो कि इनर ईयर में, ठीक है। अब देख लेते हैं न्यूरॉन क्या होते हैं। तो न्यूरॉन्स ऑल्सो नोन एज द नर्व सेल्स कम्युनिकेट विद इन द बॉडी बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। न्यूरॉन, जिसको कि हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं, वो हमारे बॉडी में कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। द डेंड्राइट स्ट्रेचेज आउट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन एंड इट इज़ द शॉर्टेस्ट फाइबर इन द सेल बॉडी। तो न्यूरॉन से, न्यूरॉन किसे कह सकते हैं, नर्व सेल है, उसके में जो डेंड्राइट्स होता है ना, वो सेल बॉडी से या फिर न्यूरॉन की बॉडी से वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड होता है, जो कि हमारे बॉडी का शॉर्टेस्ट फाइबर भी है सेल बॉडी का। इट सेंड सिग्नल टू अदर सेल्स थ्रू थिन फाइबर्स कॉल्ड एक्सोन। न्यूरॉन जो है वो जो जितने भी इंफॉर्मेशन को है, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, सिग्नल्स को वो किसके थ्रू सेंड करेगा, अदर पार्ट्स में, एक्सोन के थ्रू, which causes chemical known as the neurotransmitters to be released at the junction called synapses। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सॉन जहाँ पे मतलब जहाँ पे इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, इस तरीके से एक्सॉन जो है वहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। इस जंक्शन पर रिलीज होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। A synapses gives a command to the cell and entire communication process typically takes only a fraction of millisecond। और जो साइनेप्सिस है वो कमांड देता है हमारे सेल को, और जो पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो लेस देन मिली सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड में पूरा कंप्लीट हो जाता है। सेंसरी न्यूरॉन रिएक्ट टू अ फिजिकल स्टिमुलाई such as light, sound and touch and send feedback to the central nervous system about the body surrounding environment। तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो जो फिजिकल स्टिमुलाई से रिएक्ट करते हैं, लाइक लाइट, साउंड, टच, है ना, और वो फीडबैक भी सेंड करते हैं नर्वस सिस्टम को सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बारे में। तो ये हमारे पास न्यूरॉन्स का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम लोग पहले। तो ये तो एक्सोन है, ठीक है, ये है टेलोडेंड्रिया, ये सिनेप्टिक टर्मिनल, ये एक्सोन हिलॉक, ये सेल बॉडी, फिर न्यूक्लियस, ठीक है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, डेंड्राइट जो कि फाइबर्स है, स्मॉलेस्ट फाइबर, ये गोल्जी अपरेटस और डेंड्रेटिक ब्रांचेस। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम कॉक्लिया द नर्व इम्पल्सेस आर देन कैरीड टू द ब्रेन वेयर द डिटेल्स ऑफ द साउंड आर एनालाइज्ड। तो ये तो ईयर वाला हो गया, ठीक है, जिस तरीके से जो भी साउंड है वो एनालाइज होता है। इट इज़ द एट द ब्रेन लेवल दैट साउंड इज डिफरेंशिएटेड एंड द स्पीच इज अंडरस्टूड इन अ माइन्यूट डिटेल्स। तो सब कुछ जो साउंड हम अलग अलग पर्सनस का जो आवाज़ पहचान पाते हैं, ठीक है, अलग अलग बर्ड्स का साउंड आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये सब जो डिफ्रेंसिएशन का जो काम करेगा वो करता है ब्रेन, ठीक है। जो पूरा डिटेल्स निकालेगा उसका कौन निकालेगा, ये ब्रेन काम करता है इसका। अब हमें पढ़ना है स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम के बारे में। स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द ऑर्गन्स। तो स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर को। हेल्प विद द मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड लिम्स। तो लिम्स का मूवमेंट या फिर बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट जो है वो मस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही होता है। एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स। बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ आती है, बोन्स, कार्टिलेज और मसल्स, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला है बोन। तो बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या कनेक्टिव टिश्यू है। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन वाइल अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ 300 बोन्स। जो एडल्ट पर्सन होता है उसमें लगभग 206 बोन्स, 206 बोन्स होते हैं, लेकिन अगर एक न्यू बॉर्न बेबी है तो उसमें कितने बोन्स होंगे, 300 बोन्स। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन इज़ द फीमर, जिसको थाई बोन भी कहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट बोन है वो कौन सा है, थाई बोन। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ द स्टेपीज बोन इन द ईयर। और स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, स्टेपीज बोन, ठीक है, जो कि ईयर में होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्टिलेज। इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ सॉफ्टर एंड मच मोर फ्लेक्सिबल दैन बोन एंड दस हेल्प इन ईजी मूवमेंट।
तो कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि सॉफ्ट होता है और इनफैक्ट काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होता है, बोन के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ये ईजी मूवमेंट में हेल्प करता है। इट इज़ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द रिब केज, द ईयर, द नोज, द ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड मैनी मोर अदर बॉडी पार्ट्स। तो ये जो है कार्टिलेज जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका, रिब केज का, ठीक है, ईयर का, नोज़ का, है ना, ब्रोंकियल ट्यूब्स का या फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क का और बहुत सारे कंपोनेंट्स का एक कह सकते हैं स्ट्रक्चरल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब ये मसल्स, तो मसल्स कंस्टिट्यूट द बल्क वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो मसल्स से ही क्या होता है, हमारे बॉडी का जो वेट है ना वो मसल्स के वजह से ही है। दे आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स, इसको हम लोग स्केलेटल मसल भी कहते हैं, फिर स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। मसल 3 तरीके के हो गए, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। अब पढ़ते हैं स्ट्रेटेड मसल के बारे में। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल एज दे आर अटैच टू बोन्स एंड टेक पार्ट इन मूविंग देम लाइक लीवर्स। तो ये जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं ये इसको हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं क्योंकि ये जो है ना ये बोन से अटैच होंगे जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं और ये इसका एग्जांपल होगा लीवर्स। स्ट्राइटेड मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। तो स्ट्राइटेड मसल जो है वो किस में एसोसिएटेड है, स्केलेटल मूवमेंट ऑफ द बॉडी में। अब स्मूथ मसल्स, तो दिस आर अंडर voluntary involuntary control and are found in the walls of blood vessels and the end of structure such as the urinary bladder and the intestine and stomach। तो इन ये जो स्मूथ मसल्स है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होता है और इस ये कहाँ पे पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स के वॉल में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में या फिर इंटेस्टाइन में, स्टोमक में। नेक्स्ट है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स मेकअप द मास ऑफ द हार्ट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिदमिक कंट्रैक्शंस। तो कार्डियक मसल जो है वो हमारे हार्ट का जो पूरा मास होता है वो कार्डियक मसल ही बनाता है और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लगातार कंट्रैक्शंस के लिए, ठीक है, और ये भी क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर होते हैं। नेक्स्ट में पढ़ना है जॉइंट्स के बारे में। तो जॉइंट्स आर स्ट्रक्चर वेयर 2 बोन्स आर अटैच्ड सो दैट बोन्स कैन मूव रिलेटिव टू ईच अदर। तो जॉइंट्स क्या है, जॉइंट्स वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे 2 बोन जो हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं और इससे जो बोन्स का जो मूवमेंट है वो रिलेटिवली एक दूसरे के साथ हो पाता है। द लिगामेंट विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होल्ड्स 2 बोन्स टुगेदर एट अ जॉइंट। तो लिगामेंट जो है वो 2 फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को होल्ड करता है, 2 बोन्स को जॉइंट पे। जॉइंट्स कैन हैव अ रेंज ऑफ मोशंस फ्रॉम नो मूवमेंट्स टू फुल मूवमेंट और लिटिल मूवमेंट्स। तो जॉइंट के थ्रू ही मूवमेंट होगा नहीं होगा, ठीक है, फुल मूवमेंट होगा, लिटिल मूवमेंट होगा, डिसाइड कौन करेगा, जॉइंट्स। अब कुछ मेजर जॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन विच फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइब्रस जॉइंट्स वो जॉइंट हैं जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं और ये जो मूवमेंट होगा इसको ये कैसे हम फील कर पाते हैं, यहाँ पे फ्लैट स्कल बोन होता है जो कि एंड टू एंड पूरी तरीके से अटैच होता है, ठीक है, किसके थ्रू, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। अब है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये क्या करता है, परमिटिंग मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फीचर्स द राउंडेड हेड ऑफ वन बोन सिटिंग इन द कप ऑफ अनदर बोन। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये फुल मूवमेंट को जो है पूरा मतलब और सभी डायरेक्शन में इससे मूवमेंट हो सकता है और ये जो एक तरीके से कप शेप में होता है बोन के पास। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, ठीक है। अब है पाइवोट जॉइंट। द पाइवोट जॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड रोटेटरी जॉइंट। पाइवोट जॉइंट को हम लोग और क्या कहते हैं, रोटेटरी जॉइंट भी कहते हैं। इन दिस जॉइंट वन बोन इज स्विवल इन द रिंग फॉर्म फ्रॉम अ सेकेंड बोन। तो ये जो पाइवोट जॉइंट है, ठीक है, ये दूसरी बोन का जो रिंग फॉर्मेशन होता है ना उसके अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट वेयर आवर नेक ज्वाइंट्स द हेड। एग्जाम्पल तो आप देखें तो वो जॉइंट जहाँ पे हमारा जो नेक है वो ज्वाइन होता है किससे, हेड से। अब है हिंज जॉइंट्स। द हिंज जॉइंट मूव्स इन वन डायरेक्शन ओनली लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर। हिंज जॉइंट जो है बस एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे डोर है, डोर एक ही डायरेक्शन में खुलता है या बंद होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो एल्बो जॉइंट हो गया, नीज जॉइंट हो गया, सारे क्या हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। अब डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। The skeletal system can be divided into axial skeletal and appendicular skeleton। तो हमारा जो skeletal system है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है axial, दूसरा क्या है appendicular। फर्स्ट है axial skeleton।
अबे एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो लगभग 80 बोन्स का बना होता है, जो कि पूरे बॉडी में मेन एक्सेस में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्ट्रेनम एंड रिब्स कंस्टिट्यूट द एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आता है? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्ट्रेनम, है ना, रिब्स, ये सारे किस में आएंगे? एक्सियल स्केलेटन में। तो हमारे पास ये एक डायग्राम है, ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं जो स्केलेटल सिस्टम किस किस चीज़ का बना होता है। लाइक स्कल जो आएगा वो एक्सियल स्केलेटन में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये ऑसिसल्स, ठीक है, इनर ईयर, हाइड बोन, ये है रिब केज, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये सारे जो आते हैं ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के पार्ट हैं। अभी की स्कल, अब स्कल क्या होता है? द स्कल इज अ बोन स्ट्रक्चर ऑफ द हेड विथ सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स द फेस एंड द ब्रेन। स्कल क्या है? स्कल इस तरीके से जो ये पूरा जो शेप है हमारा, ठीक है, ये अपर फेस, यहाँ पे हेयर होता है, ठीक है, वो स्कल ही है, जो कि हेड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, और फेस और ब्रेन को भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। द एडल्ट स्कल हैज़ अ टोटल ऑफ 22 इंडिविजुअल बोन्स विच डू नॉट मूव एंड यूनाइटेड इनटू अ सिंगल यूनिट। तो एडल्ट स्कल में लगभग 22 बोन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और सिंगल यूनिट के फॉर्म में वो मूवमेंट नहीं करते हैं। अब है वर्टिब्रल कॉलम। द वर्टिब्रल कॉलम ऑल्सो नोन एज द स्पाइनल कॉलम इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है जिसको हम लोग और क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं। ये हमारे स्केलेटन का सेंट्रल एक्सिस है। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द मसल, सपोर्ट्स द ट्रंक, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व रूट्स एंड सर्व एज अ साइट फॉर ब्लड फॉर्मेशन। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसको? मसल्स को, ठीक है, ट्रंक को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और नर्व रूट्स या फिर ये ब्लड फॉर्मेशन के लिए साइट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद सेलुलर कंपोनेंट्स होंगे वो वर्टिब्रल कॉलम में ही होते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 33 बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा प्लेस्ड इन सीरीज एंड कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो वर्टिब्रल कॉलम जो ह्यूमन बीइंग में वो लगभग 33 बोन्स का बना होता है और जिसको हम लोग वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है। ये सारे जो है एक सीरीज में कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू? लिगामेंट्स के थ्रू, और इसको हम लोग और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के थ्रू। अब है स्ट्रेनम। इट इज़ अ फ्लैट बोन एट द फ्रंट सेंटर ऑफ द चेस्ट ऑल्सो नोन एज द ब्रेस्ट बोन। तो स्ट्रेनम क्या? स्ट्रेनम एक फ्लैट बोन है जो कि हमारे चेस्ट के फ्रंट सेंटर में होता है। इसको हम और क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। अब है रिब्स। There are 12 pairs of the ribs and each rib is a thin flat bone connected dorsally to the vertebral column। तो हमारे चेस्ट में टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं जो कि काफ़ी थिन और फ्लैट बोन होते हैं, ठीक है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम में डॉर्सली कनेक्टेड होते हैं। द रिब्स एंड स्टेनम टुगेदर मेक अप व्हाट इज कॉल्ड द रिब केज विच प्रोटेक्ट्स द लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट अलॉन्ग विद द पार्ट्स ऑफ द स्प्लीन, स्टोमक एंड किडनीज फ्रॉम टॉटमिक इंजरी। तो रिब्स जो है, रिब्स हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। लाइक लंग्स हो गया, है ना, ब्लड वेसल्स ये सारे रिब केज के अंदर ही रहते हैं, चाहे वो हार्ट हो, स्प्लीन हो, स्टोमक हो, किडनी, है ना, इस सबको ट्रॉमेटिक इंजरी से बचाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज कम्पोज्ड ऑफ द बोन्स ऑफ द अपर लिम्स। तो इस अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है उसमें कौन कौन से बोन्स आएंगे? जो अपर लिम्स के बोन है, ठीक है, लाइक विच फंक्शंस टू ग्रैस्प एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स। फिर लोअर लिम्स के बोन, ठीक है, विच परमिट लोकोमोशन, जो कि मूवमेंट को मतलब कंटिन्यू करते हैं। दे आर अपेंडिजेस ऑफ द एक्सेल स्केलेटन। ये अपेंडिजल हैं किसके? एक्सेल स्केलेटन के। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पूरा जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो सारे किसके पार्ट हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन के, चाहे वो हैंड हो, ठीक है, फिर ये पूरा जो पैर वाला पार्ट हो, ठीक है, ये सारा लेग, फुट, ये सब कुछ अपेंडिकुलर स्केलेटन में ही आता है। द अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स द बोन्स ऑफ द शोल्डर गिडल एंड अपर लिम्स एंड द पेल्विक गिडल एंड द लोअर लिम्स। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन से बोन आएंगे? शोल्डर गिडल के, ठीक है, अपर लिम्स के बोन, पेल्विक गिडल के और लोअर लिम्स के बोन, ये सारे किस में आएंगे? अपेंडिकुलर बोन्स में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स इन बोथ एंड मेल्स एंड फीमेल्स दैट वर्क टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्रिएटिंग। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? प्राइमरी कलेक्शन है सेकेंडरी ऑर्गन्स का, लाइक मेल्स एंड फीमेल्स का, जो कि एक प्रोक्रिएटिंग के लिए तो साथ में काम करते हैं। अब सेक्स ऑर्गन, पहला इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। गोनाड्स विच फॉर्म गैमेट्स एज द टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फिर टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड secretes testosterone while ovary produces ova and secretes estrogen and progesterone which are necessary for the formation and maintenance of the secondary sex organ in both male and female। तो इस टेस्टिस में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है और ओवरी के थ्रू ओवा रिलीज होता है, ठीक है। अब पुबर्टी क्या होता है?
द बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज नोन एज द प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी हिट करना मतलब जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी। द सेक्स हार्मोन्स produced by primary sex organ help to mature fully the secondary sex organ at the time of puberty. The growth seems rapid, which is accompanied by development of accessory or external sexual characters. Puberty occurs at the age of 10 to 14 years in girls and 13 to 15 years in boys. पुबर्टी जो हिट करता है गर्ल्स में 10 से 14 ईयर्स में और बॉयज़ में 13 to 15 ईयर्स में। अब है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। Sex organ glands and ducts which do not produce gametes but are otherwise essential for sexual reproduction are known as the secondary sex organ. तो वो organ जो एक्चुअल में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब हेल्प करते हैं, ठीक है, उसके लिए एसेंशियल है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। से वाशा एफरनीटा, वासा डिफरेंशिएटा, एजैकुलेटरी डक्ट्स, यूरेथ्रा, prostate gland are etc. form secondary sex organ in male, while fallopian tube, uterus, vagina, ठीक है, external genitalia are form of secondary female secondary sex organ. अब reproductive system. First, male reproductive system. The male reproductive system consists of two major parts. One is testis, which sperm are produced, and the another is penis. Semen is a mixture of sperm and a fluid secretion. It provides nutrients to the energized sperm and acts as a transport medium to carry sperm through the penis, out of the body and into the woman's vagina. The penis and urethra belong to both the urinary and reproductive system in males. The testes are carried in external pouch known as the scrotum, where they normally begin slightly cooler than body temperature to facilitate sperm production. आगे बढ़ते हैं। Next, female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries, along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina, and external genitalia, located in the pelvic region. The vagina is attached to the uterus through the cervix, where the fallopian tubes connect the uterus to the ovaries. Next, in response to hormonal changes, one ovum or egg or more in the case of multiple births is released and sent down the fallopian tube during ovulation. If not fertilized, this egg is eliminated during menstruation. If an egg is fertilized, it tries to embed itself in the uterus wall, ready to develop into a fetus. The fusion of the egg and sperm is called fertilization. The fusion of egg and sperm is called fertilization. अब menstrual cycle. The reproductive cycle in the female is called menstrual cycle. It is repeated at an average interval of 28 to 29 days. One ovum is released during the middle of each menstrual cycle. The first menstruation begins at the puberty and is called menarche, and at the end it is called menopause. जब menstruation स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, menarche, और जब एंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, menopause. अब हमारे पास नेक्स्ट है excretory system. The excretory system regulates the chemical composition of body fluids by removing metabolic wastes and retaining the proper amount of water, salt and nutrients. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो कि जितने भी हमारे बॉडी का जो केमिकल कंपोजिशन है उसको रेगुलेट करता है और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है बॉडी से। द सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स है, लाइक किडनी हो गया, यूरेटर्स हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम किडनी, लंग्स, लीवर एंड स्किन ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्टेड। इसके अलावा वेस्ट को बाहर निकालने में लीवर, लंग्स या स्किन का भी बहुत बड़ा रोल है। अभी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन। तो फर्स्ट है हमारे पास किडनी। द किडनीज आर लोकेटेड इन द abdomen, one on either side of the backbone, and its function are efficiently monitored and regulated by the hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus. तो किडनी जो है वो किडनी कहाँ पे लोकेटेड है, एब्डोमन में, ठीक है, और बैकबोन के अंदर साइड में। और इसका फंक्शन क्या है कि हम जो जितने भी हार्मोनल फीडबैक हैं वो बॉडी में वो सही से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। द रेनल कॉर्टेक्स, द रेनल मेडुला एंड द रेनल पेल्विस फॉर्म द 3 सेक्शंस ऑफ ईच किडनी। तो किडनी में 3 सेक्शन होते हैं, को हम लोग बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला और रेनल पेल्विस। द रेनल आर्टरी कैरीज ब्लड टू द किडनी वेयर विद द help of Bowman's capsule of nephron the wastes are taken out of the blood by pressure filtration. तो रेनल आर्टरी जो है वो ब्लड को किडनी तक ले जाता है, जहाँ पे बोमेंस कैप्सूल के हेल्प से, जो कि बोमेंस कैप्सूल होता है कहाँ पे, नेफ्रॉन में। और नेफ्रॉन क्या स्ट्रक्चर यूनिट है किसका, किडनी का, ठीक है। और जो वेस्टेज को उसको सक्स कर लेता है, मतलब प्रेशर फिल्ट्रेशन के थ्रू ब्लड से।
Nephrons are the functional unit of the kidney and the cup-like structure in every nephron is called Bowman's capsule. तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है और ये इसमें जो कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल नेफ्रॉन में जो होता है, ठीक है। द रेनल कॉर्टेक्स इज द आउटर लेयर ऑफ द किडनी एंड द मेडुला इज द इनर लेयर ऑफ द किडनी। तो रेनल कॉर्टेक्स जो है वो किडनी का आउटर लेयर है और मेडुला जो है वो इनर लेयर है किडनी का। द रेनल पेल्विस टेक्स यूरिन अवे फ्रॉम द किडनी बाय द यूरेटर। और रेनल पेल्विस जो है वो किडनी से यूरिन को बाहर ले आता है यूरेटर के पास, ठीक है। Urine is a concentrated solution of waste material containing water, urea, that forms when proteins are broken down, salts, amino acid, byproduct of bile from the liver, ammonia, and any substance that cannot be reabsorbed into the blood. यूरिन क्या होता है? यूरिन एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है वेस्ट मटेरियल्स का, जिसमें कि वाटर होता है, यूरिया होता है, ठीक है, सॉल्ट, अमाइनो एसिड, फिर बाइल जो इसका बाय प्रोडक्ट जो कि लीवर में रिलीज होता है, अमोनिया होता है, जो भी सब्सटेंस जो कि ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो सारा यूरिन में आ जाता है, ठीक है। अब है ऑस्मो रेगुलेशन। द किडनीज मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर of the blood by regulating its percentage of water and salt while removing wastage like urea from the blood. This is called osmoregulation. तो किडनी जो है हमारी जो किडनी है वो पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है, कैसे, वाटर को परसेंटेज को चेक करके, सॉल्ट के परसेंटेज को चेक करके, ठीक है, और वहाँ से यूरिया जो है ब्लड से रिमूव करते रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। अब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसको हम लोग ADH कहते हैं। फ्रॉम द पिट्यूटरी प्रमोट्स वाटर रिटेंशन बाय द किडनीज एंड इट्स सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय अ नेगेटिव फीडबैक लूप इन्वॉल्विंग ब्लड, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। अब क्या है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है वाटर रिटेंशन को प्रमोट करता है किडनी में। इसके सेक्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं ब्लड, वाटर और सॉल्ट बैलेंस से। नेक्स्ट हमारे पास है यूरेटर एंड यूरेथ्रा। तो दे आर अ पेयर ऑफ नैरो मस्कुलर एंड डिस्टेंसिबल ट्यूब्स। तो ये क्या है, यूरेटर और यूरेथ्रा जो हैं वो एक पेयर ऑफ नैरो मस्कुलर और डिस्टेंसिबल ट्यूब्स हैं। द यूरेटर्स लेट द यूरिन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर विच एक्सपेंड्स एंड सेंड्स नर्व इम्पल्सेस व्हेन फुल। तो यूरेटर जो है वो यूरिन मतलब बाहर निकालता है यूरिनरी ब्लैडर से जब इससे इम्पल्स आता है, ठीक है, जबकि वो फुल हो चुका होता है। फ्रॉम द यूट्रस यूरिन इज पास्ड थ्रू यूरेथ्रा। यूरेटस से जो है यूरिन पास होकर कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट्स द यूरिनरी ब्लैडर विद द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरेथ्रा वो ट्यूब है जो कि कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर को एक्सटर्नल ओपनिंग से, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट के। अब है अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं स्किन के बारे में। द स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रीशन। तो हमारे जो स्किन से स्वीटिंग होता है, ठीक है, तो स्किन में स्वीट ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड है जो कि डिफरेंट वेस्टेज को इसके थ्रू, स्किन के थ्रू बाहर निकालता है। स्वीट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वीट ग्लैंड्स इज वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग NaCl, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। तो जो हमारे बॉडी से स्वीट रिलीज होता है उसमें क्या क्या होता है, एक तो उसमें वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसमें कि NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये सब प्रेजेंट होता है। अब लीवर कन्वर्ट्स अमीनो एसिड एंड अमोनिया प्रेजेंट इन द ब्लड इनटू यूरिक एसिड। लीवर जो है वो इसलिए वो कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिक एसिड में। अब लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है लंग्स से। अभी हमारे पास पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे वेना कावा है, ठीक है, ये ब्लू वाला, ये ऑर्टा है, ये रेनल आर्टरी है, ये किडनी है, ठीक है, ये रेनल वेन है, यूरेटर, ये ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। अब हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ग्लैंड दैट वर्क इंटरडिपेंडेंटली एंड प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट द बॉडीज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड टिश्यू फंक्शन। इन सारे ऑर्गन्स के अलावा हमारे बॉडी में एक बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और हार्मोन जो है हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है ना, टिश्यू फंक्शनिंग में हेल्प करता है। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स नॉट हैव डक्ट्स टू कैरी देयर प्रोडक्ट टू अ सरफेस। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उनके पास कोई डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस होते हैं, और ये जो इनका जो हार्मोन है वो सरफेस पे ही आ जाता है, ठीक है। देयरफॉर दे सेक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ, इनके पास खुद का ट्यूब नहीं है, मीन्स ये जो पूरा हार्मोन है वो कहाँ पे सेक्रेट करेंगे, ब्लड में ही। विच इज़ कैरिड थ्रू आउट द बॉडी वेयर दे इन्फ्लुएंस ओनली दो सेल्स दैट हैव रिसेप्टर साइट्स फॉर द दैट हार्मोन। और ये ब्लड के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएगा, लेकिन वहीं पे अब्सॉर्ब होगा जहाँ पे एक्चुअल में इसकी नीड होगी।
द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पेनियल, पेनक्रियाज, एड्रेनल, थायराइड, टेस्टिस एंड ओवरी। तो कुछ जो हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पेनियल ग्लैंड, पेनियल, पेनक्रियाज है, एड्रेनल, थायराइड, टेस्टिस और ओवरी। अब देख लेते हैं हॉर्मोन्स क्या होते हैं। A hormone can be defined as a molecule that is synthesized by a group of specialized cells secreted into a circulatory system and elicits a response from the target cells in another area of the body. तो हार्मोन वो मॉलिक्यूल है जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेल जो है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं और ये सर्कुलेटरी सिस्टम में तक तो पहले रिलीज होगा, ठीक है, और लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो टारगेट पे ही होगा, ठीक है, भले वो प्रोड्यूस कहीं पे भी हो रहा हो। टारगेट सेल्स है मॉलिकुलर रिसेप्टर दैट डिटरमाइन स्पेसिफिसिटी एंड एक्शन ऑफ हार्मोन। जो भी टारगेट सेल है उसके पास मॉलिकुलर रिसेप्टर होते हैं जो कि वो उसकी स्पेसिफिसिटी या फिर हार्मोन के एक्शन को डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ पे पूरा है एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो पिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? जैसे ब्रेन में, ठीक है, हाइपोथैलेमस है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है यहाँ पे, ये गले के पास थायराइड ग्लैंड होता है। फिर पैराथायराइड, थाइमस, फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स किडनी के पास, ठीक है, ये किडनी है, ये है, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे पेनक्रियाज है, ठीक है, ये जो लीफ के स्ट्रक्चर का है। टेस्टिस है ना, फिर ओवरी, यूट्रस। तो ये सारा पूरा दिया हुआ एंडोक्राइन सिस्टम। अब कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, उनका फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं। तो पहला है हाइपोथैलेमस, ठीक है, और हाइपोथैलेमस इसमें जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है कि एक्ट ऑन द किडनी टू रेगुलेट फ्लूइड वायलेंस, ये फ्लूइड वायलेंस को कंट्रोल करता है किडनी में। अब है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। रेगुलेट ग्रोथ एंड कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ को रेगुलेट करेगा और एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करेगा। फिर थायराइड, थायराइड से होता है थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, ये एपेटाइट या फिर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन को और ग्लूकागोन को जो कि ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। अब है एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, जहाँ पर रिलीज होता है एपिनेफ्राइन, इट रेगुलेट्स हार्ट बीट, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ये जो है एड्रेनल ग्लैंड जो है वो हार्ट रेट या फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अब है टेस्टिस, टेस्टिस रिलीज होता है क्या? टेस्टोस्टेरोन, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग पुबर्टी वाइल ऑल्सो प्रमोटिंग मसल ग्रोथ। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है पुबर्टी में, इसके अलावा मसल ग्रोथ को भी हेल्प करता है। अब है ओवरीज, ओवरीज क्या है? ये इस यहाँ से होता है रिलीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इट कंट्रोल्स द रेगुलेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड पुबर्टी। ये जो एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, इनफैक्ट ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पुबर्टी को भी कंट्रोल करता है। अब है पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड जो है इससे कौन सा हार्मोन आता है? मेलाटोनिन, जो कि स्लीप को कंट्रोल करता है, वेक साइकिल को कंट्रोल करेगा, ठीक है, बॉडी कलर को कंट्रोल करता है पिनियल ग्लैंड। अब है थाइमस, थाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है क्या? थाइमोसिन, जो कि यहाँ पे क्या होता है? टी सेल डेवलपमेंट होता है और ये डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है, ठीक है, इसका फंक्शन ही यही है। अब हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट द पल्मनरी आर्टरी, ठीक है। ये भी बोल रहा है कि कौन ये आर्टरीज जो है वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट से, ठीक है। अब ये ऑल वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट द पल्मनरी वेन। तो ये क्या, इसमें क्या है ना कि कौन सा बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें क्या करता है कि जस्ट उल्टा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे होगा वेंस, वेंस का ये फंक्शन है जो ऑक्सीजन ब्लड को हार्ट तक लाता है, ठीक है। यहाँ पे आर्टरीज होगा, ठीक है। तो ये इसमें कोई सा भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब नाइदर 1 and 2। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो पहला इसमें है कि वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ह्यूमन ब्लड इज एसिडिक इन नेचर विद द pH रेंज ऑफ 4.35 to 5.45। नेक्स्ट नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें है कि इसमें देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट जो है, विच ब्लड सेल्स आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। तो कौन सा जो ब्लड है वो कलरलेस होता है, तो मतलब वाइट ब्लड सेल तो कलरलेस होता ही है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। अब प्लेटलेट्स जो है वो क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ह्यूमन ब्लड जो है वो एसिडिक नहीं होता है, वो उसका जो pH वैल्यू 7.4 होता है, मतलब ये बेसिक होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कौन सा जो है वो पार्ट जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बिलोंग नहीं करता है। इसके ऑप्शन से ट्राई किया मोनोसाइट्स, म्यूकस और इपीग्लोटिस।
तो इसमें कौन सा होगा, मोनोसाइट्स जो हैं वो बिलोंग नहीं करते रेस्पिरेटरी सिस्टम से, बाकी सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही पार्ट है, ट्रैकिया, म्यूकस और एपिग्लोटिस। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इमोशनल रिस्पॉन्स। तो ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो कि इमोशनल बैलेंस को, इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, तो वो कौन सा पार्ट है। ऑप्शन इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम और टैगमेंटम। तो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका आंसर होगा सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम जो है वो इमोशनल बैलेंस को कंट्रोल करता है। अब मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन इन द लिस्ट, ठीक है। तो पहले हमें मैच करना है, फिर हमें कोड्स को मिलाना है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें बोल रहा है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है, पहले तो हार्मोन का नाम दिया, उसका फंक्शन दिया हुआ, ठीक है। तो इंसुलिन का क्या काम है, तो इंसुलिन जो है वो क्या करता है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है अब हमारे पास कि ये मेलाटोनिन जो है, मेलाटोनिन जो क्या करता है, ये स्लीप को कंट्रोल करता है और वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, इसका यही होगा, ठीक है। अब है थाइमोसिन। तो थाइमोसिन जो है ये क्या करता है, ये टी सेल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये डिजीज़ को फाइट करने में भी हेल्प करता है थाइमोसिन, ये भी करेक्ट है, ठीक है। सी का 3 ही होगा। अब है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम एडीएच कहते हैं, ये किडनी में एक्ट करता है फॉर द फ्लूइड बैलेंस। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, 4। मतलब हम इसको मैच करेंगे तो क्या आएगा इसका 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 कहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।